午前10時50分、長崎上空に B29 が飛来。原子爆弾を搭載した B29 爆撃機ボックスカーは、長崎市上空高度およそ9000メートルからプルトニウム型原子爆弾を投下。午前11時2分、松山町上空およそ500メートルの位置で爆発した。Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel from ओएटा। क्योशू प्रीफेक्चर में है। बिल्कुल आप देखें तो जापान के मेन आइलैंड के हम लोग साउथ में पहुंच गए हैं। और हमारा जब मैं टोक्यो से निकला था तो प्लान भी यही था कि हम लोग जाएंगे नागासाकी तक, नागासाकी को देखेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना वापसी का सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो आज प्लान ये है कि हम ओएटा से निकलेंगे। रास्ते में आती है एक बहुत ही खूबसूरत वोल्केनिक माउंटेन जिसे कहते हैं माउंट आसू, उसको देखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नागासाकी के लिए निकलेंगे। तो हमारा आज का दिन आई थिंक अच्छा एक वो कहते हैं कि एडवेंचर राइड भी है। फिर हम सिटी में इंटर हो जाएंगे। लेट्स सी कि हम लोग सिटी किस टाइम पे पहुंचेंगे। दरमियान में हमें एक फेरी लेनी होगी, वो लेते हुए नागासाकी के लिए निकलेंगे। और अभी मैं निकला हूँ होटल से, जाके अपनी मोटरसाइकिल पिक करूँगा और उसके बाद वापस होटल जाके अपना सामान लगाऊँगा, फिर आगे के लिए निकलेंगे। चलें जी, हमने यहाँ पे 1000 का नोट डाला है, वापस आ गए पैसे। सही है। ये देखें जी, हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है और इसके साथ मैंने इधर हेलमेट अपना बांध दिया था, क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने जगह बनाई होती है बाइक्स के साथ ना, इस तरह छोटा सा लॉक लगा के, तो यहाँ पे। और वैसे तो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा आपकी बाइक ना पैसे डाल के लेके जा सकता है, क्योंकि कोई आईडी या कुछ इस तरह नहीं है। तो अभी हमारी बाइक की हमने पे कर दी है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेफ़ है, क्योंकि इस तरह बाहर पार्क करके कोई भी आप लॉक लगा दें उन्हीं का, और कोई भी बंदा आए तो वो पैसे डाल के आपकी बाइक लेके जाना चाहे तो लेके जा भी सकता है। लेकिन क्योंकि जापान सेफ़ है इसलिए नॉर्मली इस तरह के इश्यूज़ वगैरह यहाँ पे नहीं होते। तो बस निकलते हैं होटल की तरफ। अब यहाँ पे मैंने 2 दिन के लिए अपनी बाइक पार्क की थी। कल का दिन मैंने यहाँ पर रेस्ट लिया था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो मैंने कहा कि चलो एक दिन रेस्ट मारते हैं। तो 2 दिनों के मैंने यहाँ पे 300 येन पे किए हैं पर डे। 150 येन ये बन जाते हैं 300 येन कोई $2, तो ठीक है, सस्ता है। ये बिल्कुल छोटा सा सिटी है, कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे करने को नहीं था, तो आराम से मैंने रेस्ट किया है और एक वीडियो एडिट कर ली। तो नॉर्मली मैं यही करता हूँ कि जिस दिन वीडियो एडिट करनी होती है कोशिश होती है कि उस दिन आराम से रेस्ट किया जाए। चलें अब अपना मैं सामान उठा के ले आऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। रात के टाइम यहाँ पे बड़ा हल्ला गुल्ला और ये सारे बार्स और क्लब्स हैं। दिन के टाइम आप देखें बिल्कुल सन्नाटा है इधर। तो माउंट आसू का मैंने जी रास्ता डाला है नेविगेशन में। ये तकरीबन कोई 102 किलोमीटर है और हमें 2.25 घंटे
लग जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। और क्योंकि ये एरिया बड़ा सीनिक है तो हम आराम से देखते जाएंगे, जहाँ पे कोई अच्छी स्पॉट मिली उसको एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर आगे नागासाकी के लिए निकलेंगे। क्या राइड रही है जी हमारी। तकरीबन 90 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया है। बहुत खूबसूरत एरिया है और यहाँ पे क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ उठाते हैं। और जापान की ट्रैवल की अच्छी बात, यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर ना, आपको कैफ़े रेस्टोरेंट कुछ भी ना मिल रहा तो यहाँ से खाने के लिए एटलीस्ट आपको एक अच्छा डिसेंट खाना मिल जाता है, जो भी आपको चाहिए हो, लंच ब्रेकफास्ट। तो अभी यहाँ से मैंने कॉफ़ी पकड़ी है, अपनी फेवरेट ओनिगिरी ली है। उसके अलावा हमारे पास और क्या है, ये जी चॉकलेट क्रोसॉन है। एक चीज़ और है, आज हम ज़रा हैवी वाला सीन कर रहे हैं, वो है जी उबला हुआ अंडा। तो मैंने कहा कि अब ये हमारा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों होगा, थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ मैं देख भी लूँगा कि अभी आगे मैंने कौन सी रोड लेनी है, क्योंकि आगे थोड़ी सी हम सीनिक रोड लेते हैं, पीछे मेन रोड थी तो अब मेन रोड को ज़रा अवॉइड करते हैं हम। अभी ये कच्चा अंडा तो नहीं है, कहीं डर ही लगा रहता है, यहाँ पे कोई पता नहीं उबला हुआ है, अच्छी बात है। देखें जी, आज हमें हर तरफ बाइकर ही बाइकर नज़र आ रहे हैं। सैटरडे का दिन है, वीकेंड पे लोग निकले हुए हैं एंजॉय करने के लिए। और जापान की अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट हर छोटे बड़े टाउन के साथ कोई ना कोई बहुत ही सीनिक खूबसूरत एरिया होगा। तो अब ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, हमने इनकी तरफ जाना है। इधर उन्होंने लिखा हुआ है नो ड्रोन्स, तो यहाँ पे अब हम ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते। यस यस थैंक यू। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेडिकल कंडीशन आपकी ठीक है। मुझे लगा कि यहाँ पे टोल पे करना है। ये नुकसान होता है अगर किसी टूरिस्टी जगह पे जाएं तो उधर बंदा ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता। ठीक है जी, यहाँ पे टोल भी पे करना है। मोटरसाइकिल का कितना है, 400 येन। अरिगाता 400 येन पाकिस्तानी 800 रुपया बन गया और डॉलर्स में आई थिंक कोई $3 के आसपास, $2.25-3 $3। बाइकर वो हैं, वहाँ पे खड़े करते हैं।
सो हम लोग जी क्रेटर के टॉप पे पहुंच चुके हैं और आप पीछे देख रहे हैं कि कैसे धुएं निकल रहे हैं। इस जगह की हाइट है 1270 मीटर, या अगर फीट में कन्वर्ट करें तो कोई तकरीबन 4200 फीट के आसपास। और जापान में मैं अभी तक इतनी हाइट पे मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी जगह पे गया हूँगा। शायद हो सकता है कि कोई बाइक पे मैंने पास वगैरह किया हो, लेकिन अभी तक आप कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट राइड जो मैंने जापान में किए हैं, क्योंकि लैंडस्केप में बहुत वेरिएशन थी। शुरू में काफ़ी पहाड़ थे, फिर फॉरेस्ट जंगल आए, और उसके बाद हम प्लेटो टाइप एरिया पे पहुंच के क्रेटर के टॉप पे पहुंच गए हैं। तो इसको कहते हैं, क्योंकि ये वोल्केनिक क्रेटर है, माउंट आसू, और इसके साथ जो शहर है उसे भी आसू ही कहते हैं। तो प्लान ये है कि हम जो रूट लेके आए ना, अब उस रूट से वापस नहीं जाएंगे, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट रूट लेंगे और इस जगह को देखते हैं कि और कितने डिफरेंट एंगल से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है, मुझे लगता है कि ड्रोन से इस जगह की जो खूबसूरती आनी थी ना, नेक्स्ट लेवल। एनीवे अलाउ नहीं है तो हम नहीं उड़ाएंगे। निकलते हैं अब यहाँ से। कोनिचिवा। 1500円でございます。 नागासो। 長須港。 मैंने कहा कहीं गलत ना ले। ここ長須港。長須港。 Yes. ここ平港。 थायराको थायराको। 1500円ですね。1500円で。 कैश ऑनली। ये इसकी अच्छी आगे जी, इसकी डिग्गी है। डिग्गी के अंदर सामान बंदा रख लेता है। चलें जी, ये सामने उसने कहा नंबर 1 पे। ये 1500 येन की मिली है, तकरीबन 10-11 डॉलर की। तो मुझे लगता है कि ये छोटी फेरी होगी, बाकी तो हमें 4,500 हज़ार येन की मिल रही थी। जापान के बिल्कुल साउथ में हम लोग पहुंच चुके हैं। और जब मैंने टोक्यो से अपनी राइड स्टार्ट की थी तो प्लान यही था कि हम नागासाकी तक जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना वापसी का सफ़र स्टार्ट करेंगे। तब हम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नागासाकी पहुंच चुके हैं और प्लान ये होगा कि आज नागासाकी में एटॉमिक बम पीस मेमोरियल को विज़िट किया जाए और उसके बाद वापसी के लिए निकलेंगे। और नाइट हम उस शहर में जाके गुजारेंगे जहाँ से एक्चुअली मैंने इनिशियल प्लान बनाया था कि जापान इंटर होऊंगा, और वो है फकुओका। फकुओका से हम कहाँ जाएंगे वो लेट्स सी, कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा ना सरप्राइज़ रखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही खूबसूरत इनके पार्क में आया था सुबह सुबह। यहाँ पे आज सैटरडे का दिन है, फैमिलीज़ आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ही ये पीसफुल सिटी है, जो इनिशियल मुझे अभी तक की फीलिंग यहाँ पे आई है। बहुत बड़ा सिटी नहीं है, इसलिए आपको वो बड़े सिटी वाली हलचल और गहमा गहमी नज़र नहीं आएगी। लोकल्स के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी टूरिज़्म भी है। ऑफ कोर्स उसकी मेन रीज़न शायद एटॉमिक बम पीस मेमोरियल की जगह को ही विज़िट करना है। तो लेट्स सी, अभी निकलते हैं यहाँ से। प्लान ये कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हम शहर को देखते जाएं और एटॉमिक बम पीस मेमोरियल की जगह पे पहुँचें। ये देखें जी आपके सामने नागासाकी शहर। और आप एक चीज़ नोटिस करें, ये बहुत फैला हुआ सिटी है। वो पीछे से शुरू होता है और पहाड़ों की चोटियों तक आपको लोगों के घर नज़र आएंगे। उसके अलावा पहाड़ों के दरमियान में जो वैलीज़ हैं वो भी सारी इधर उधर भरी हुई हैं। ये नीचे यहाँ की पोर्ट का एरिया है।
नागासाकी की पॉपुलेशन के बारे में बताता चलूँ कि 2024 में यहाँ पे 3,91,000 के आसपास लोग रहते थे और 2022 में यहाँ पे 4,10,000। तो उन 2 सालों में यहाँ पे तकरीबन कोई 20,000 लोगों की कमी हुई है और ये चीज़ पूरे जापान में है क्योंकि जापान की पॉपुलेशन टाइम के साथ साथ कम हो रही है। सो अभी हम लोग आ गए हैं जी म्यूज़ियम में और यहाँ पे आप देखें कि एंट्रेंस इसकी बड़ी अनकन्वेंशनल सी है। यहाँ पे उन्होंने साथ साथ जो है वो टाइम लिखा हुआ है, हर 5 साल का डिफरेंस। तो ये सर्कुलर आप देखें कि इसकी एंट्रेंस ना कुछ इस तरह से है और ये एंट्रेंस है म्यूज़ियम की। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, बस फ्लैश इस्तेमाल नहीं करना। मैं आप लोगों को एक छोटा सा वॉक अराउंड टूर देता हूँ। 200 येन की हमें यहाँ पे टिकट मिली है और एंट्री पे ही आप लोगों को यहाँ पे एक साइन नज़र आएगा, नागासाकी मस्ट बी द लास्ट प्लेस एक्सपोज्ड टू एन एटॉमिक बॉम्ब। तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया है और इसके साथ यहाँ पे एक वॉल क्लॉक है जो तकरीबन 800 मीटर दूर जहाँ पे बम गिरा था उस जगह से ये इनको मिला था। तो ये जिनके घर लगा हुआ था उन्होंने इसको डोनेट किया था इधर म्यूज़ियम के लिए। और इधर आप देखें तो ये नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब से पहले का जो उन्होंने पिक्चर्स वगैरह ली हुई थी, ये इस तरह का शहर दिखता था। ये सैटेलाइट इमेज है और ये सैटेलाइट इमेज नागासाकी मतलब 7 अगस्त 1945 की है, बम गिरने से पहले की। और यहाँ पे आपको वो एक्चुअल फुटेज देखने को मिलेगी जो उस टाइम प्लेन से रिकॉर्ड की गई थी जहाँ से जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। तो आप देखें कि एक मशरूम की तरह थिक क्लाउड आसमान की तरफ जा रहा है और ज़मीन पे एक शॉक वेव सी आई हुई है। तो ये उस टाइम की एक्चुअल फुटेज यहाँ पे उन्होंने लगाई हुई है म्यूज़ियम में। और यहाँ पे आगे जाते हैं तो देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। 開けてよ。昭和初期から三菱長崎造船所を中心に重要な軍需基地であった。1945年8月9日、その日も昨夜に引き続き朝から警報が断続的に発令されていた。午前10時50分、長崎上空に B29 が飛来。原子爆弾を搭載した B29 爆撃機ボックスカーは長崎市上空高度およそ9000メートルからプルトニウム型原子爆弾を投下。午前11時2分、松山町上空およそ500メートルの位置で爆発した。爆発と同時に空中の一点に発生した火球は摂氏およそ数百万度にまで到達。それはもう一つの太陽が出現したかのようであった。爆発によって出現した火球から放出される熱線の正体は主に温度に応じた紫外線、可視光線、赤外線である。瞬間的に放射された熱線の凄まじさは焼き付いて残った影から検証するしかない。裂傷は4ヶ月ぐらいから傷口がケロイドを形成し、その後反痕となる。爆発によって起こる爆風の先端は衝撃波として振動し、およそ10秒後には爆発点から約 3.7km、およそ30秒後には約 11km の距離に達した。衝撃波が収まった後、逆方向に風が爆心地に向かって流れ込み、粉塵を巻き込みながら原子雲が形成された。火災は熱線による発火、
爆風による建物破壊に伴う第二次発火によって一層大きなものとなった。火災と爆風によって海人に帰した面積はおよそ 6.7 平方キロメートル。松山町、山里町など67に上る町を焼失させた火災は夜になっても収まらず、消火活動は翌朝まで続いた。爆発の瞬間、空中に放出された放射線は中性子線とそれに伴うガンマ線である。引き続きプルトニウムの分裂によって生じた核分裂生成物からベータ線、ガンマ線が放出され続けた。爆心地から半径1050メートルの範囲内の遮蔽物のないところでは致死率 100% だった。爆発後1分以内に放出された放射線を初期放射線という。透過力の弱いアルファ線、ベータ線は地上まではほとんど到達できず、実質的に障害を起こすのはガンマ線、中性子線で、これらの放射線は人体に多大な被害を与えただけでなく、植物の生育にも大きな障害を及ぼした。西山地区では放射性の核分裂生成物が集中的に降下した。放射線は全く五感で感じることのできないもので、原子爆弾が引き起こした放射線による被害は今も完全に解決されてはいない。इस म्यूज़ियम में ना सिर्फ आपको एटॉमिक बॉम्ब रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है, बल्कि उससे पहले के जो वाक़यात और उसके बाद के जो हालात थे, वो सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में एक एक चीज़ बताई गई है। बहुत इन्फॉर्मेटिव ये म्यूज़ियम था। एक चीज़, मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता जाऊँ। तो 1930s में जापान की ये ख्वाहिश थी कि साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक के जो कंट्रीज़ के रिसोर्सेज हैं वो जापान के पास होने चाहिए। इसीलिए जापान ने 1931 में मंचूरिया, जो नॉर्थ ईस्ट चाइना है, उस रीजन पे कब्ज़ा किया। फिर उसके बाद 1937 में चाइना को इन्वेड किया। और क्योंकि ये जो रीजन था साउथ ईस्ट एशिया या पैसिफिक के आइलैंड्स थे, इनका कंट्रोल मोस्टली यूएस, यूके या नेदरलैंड्स के पास था और रिसोर्सेज भी इनके कंट्रोल में थे। उस टाइम जापान का 80% जो ऑयल था वो यूएस से आता था। तो यूएस ने ये डिसाइड किया कि हम जापान के जितने भी एसेट्स हैं उनको फ्रीज़ कर रहे हैं और ऑयल की सप्लाई बंद कर देंगे। तो जापान ने ये डिसाइड किया कि या तो हम अपनी फ़ौजें इन सारे मुल्कों से जहाँ जहाँ पे हमने भेजी हैं वो वापस बुला लें, और या फिर हम यूएस के ख़िलाफ़ जंग करें। तो जापान ने चूज़ किया कि हम यूएस के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। इसीलिए हवाई में पर्ल हार्बर पे 1941 में जापान ने अटैक किया। और वहाँ पे क्योंकि ये जो पैसिफिक आइलैंड्स थे, यहाँ पे यूएस के फ्लीट्स और आर्मी वगैरह होती थी, तो चाहते थे जापान के इनको वीक किया जाए ताकि ये सारा कंट्रोल जो आइलैंड्स का है वो जापान के पास आ जाए। 43 में यूके और यूएस ने ये डिसाइड किया कि हम न्यूक्लियर बम बनाते हैं जिसको जापान के ऊपर हम ड्रॉप करेंगे। तो 44 में न्यूक्लियर बम का एक कामयाब तजर्बा किया गया। और फिर फाइनली 3 सिटीज़ चूज़ की गई, जिनमें हिरोशिमा, कोकोरा और बैकअप पे नागासाकी था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम ड्रॉप किया गया और 9 अगस्त 11:02 पे नागासाकी पे। एक्चुअली में वो बम इनिशली यही डिसाइड किया गया कि उसको हम कोकोरा, जो कि फकुका में है, वहाँ पे गिराएंगे, लेकिन वो बादलों में इतना छुपा हुआ था कि विजिबिलिटी नहीं थी। तो प्लेन इधर आया और ये एरिया भी बादलों में छुपा हुआ था। तो डिसाइड ये किया कि गुआम, जो कि बिल्कुल करीब यहाँ के आइलैंड है, यूएस पैसिफिक ओशन में कंट्रोल है उसका, कि वहाँ वापस चला जाए। तो कुछ लम्हे के लिए एरिया क्लियर हुआ और उसी टाइम पे बम यहाँ पे गिरा दिया गया। और बम में जो मटेरियल था वो प्लूटोनियम था। और कहते हैं कि जिस जगह पे गिरा था ना, यही जगह, यहाँ पे 3000 से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर था। और इससे को 1 किलोमीटर आप बाहर जाएं तो 1600 डिग्री, और 1.5 किलोमीटर बाहर जाएं तो तकरीबन 600 डिग्री। इंस्टेंटली तकरीबन 40,000 से लेके 75,000 लोगों की डेथ हो गई। और फिर अप टू 80,000 लोग जो कि बाद में रेडिएशन की वजह से और मल्टीपल बीमारियों की वजह से जिनकी डेथ हुई। और विद इन फ्यू सेकंड, मतलब 3 सेकंड के अंदर अंदर
जब बॉम्ब गिरा तो इतना टेम्परेचर राइज़ हो गया था। और जो अंदर म्यूज़ियम में एक वीडियो उन्होंने दिखाई कि उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह मशरूम्स की तरह जो है वो क्लाउड आसमान की तरफ जा रहे हैं और ज़मीन के ऊपर जो है वो शॉक वेव देखी जा सकती है। और यहाँ पे ये एक्चुअली एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है जिसमें ये जापानीज़ में सामने लिखा हुआ है, लेकिन मुझे शक पड़ता है जो मैंने ट्रांसलेशन किया कि यहाँ पे जितने भी विक्टिम्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिख के अंदर डाले गए हैं ताकि मेमोरी रहे उन लोगों की। तो ये यहाँ पे है। और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को लेके खड़ी हुई है। और यहाँ पे आप देखें तो बच्चे स्कूल से जो आए हुए हैं यहाँ पे प्रे कर रहे हैं। और ये है जी यहाँ का स्टैचू जिसको 1955 में बनाया गया था। अगर आप राइट हैंड देखें तो वो आसमान की तरफ है जो कि न्यूक्लियर थ्रेट को बता रहा है। लेफ़्ट हैंड सीधा है और ज़मीन की तरफ है जो हमेशा पीस की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा है। और स्टैचू की आंखें बंद हैं जो कि विक्टिम्स के लिए दुआ कर रहे हैं। और अगर आप पोस्चर देखें तो इस तरह बैठा हुआ है कि किसी टाइम भी उठ के खड़े हो सकते हैं। और जो मस्कुलर फ़िज़ीक है ना वो पावर और रेज़िलियंस शो करती है और एक मैसेज देती है कि पीस के लिए स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन दोनों चाहिए होती हैं। और हर साल यहाँ पे दुनिया से मुख्तलिफ़ जगहों से जो वर्ल्ड लीडर्स हैं और विक्टिम्स जो के रिलेटिव्स थे और उसके अलावा बाकी लोग यहाँ पे 9 अगस्त को इकट्ठे होते हैं इसकी एनिवर्सरी के लिए इसी मुजस्मे के पास। तो अभी भी आप देखें तो आई थिंक ये प्रिंसेस एस्ट्रिड ऑफ बेल्जियम, तो उन्होंने आके ये फ्लावर यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं कंटिन्यूसली स्कूल से ट्रिप आ रहे हैं और बच्चों को ये सारी हिस्ट्री बताई जा रही है ताकि जो गलतियाँ पास्ट में हुई हैं वो दोबारा कभी ना हों। और इसीलिए म्यूज़ियम के अंदर भी ये मैसेज लिखा हुआ था कि दुनिया को नागासाकी से सीखना चाहिए और हमेशा पीस की बात करनी चाहिए ताकि कभी किसी और सिटी को, किसी और मुल्क को जो सब कुछ यहाँ के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा वो ना करना पड़े। क्योंकि उस टाइम अगर आप देखें तो वो दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब था और उसके बाद इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि खुदा ना खास्ता अब अगर किसी जगह पे दुनिया में कहीं पे भी कोई एटॉमिक अटैक होता है तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे आई डोंट थिंक सो कि हम लोग सोच भी सकते हैं। और आई होप कि हमेशा दुनिया में पीस ही रहे। और अभी कोशिश मैं ये करूँगा कि आप लोगों को इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के अंदर हिरोशिमा भी लेके जाऊँ, वहाँ पे भी कुछ एरियाज़ दिखाऊँ क्योंकि हिरोशिमा पे जो एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था वो यूरेनियम का था और यहाँ पे प्लूटोनियम का था। तो वहाँ पे भी देखेंगे। अभी निकलते हैं, अपनी बाइक निकालते हैं, यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, देखते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है।